हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 64 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं जिसका कट ऑफ होगा 10। आज आप इस सेट में अगर 10 सही कर पाते हैं तो इस सेट में आप क्वालिफाई होंगे। वैसे ही आप जितना भी सही करिएगा नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाएँ। चलिए आज का पहला सेट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सेट आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ कन्वेंशन और यहाँ पे दिया उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि बेसल कन्वेंशन, दूसरा कथन है रॉटरडैम कन्वेंशन और तीसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो आपको बताना इनका संबंध किससे है। पहला कथन कह रहा है बेसल कन्वेंशन का संबंध देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसके निस्तारण के प्रयास करना है। कथन रॉटरडैम दो वाला कह रहा है, दो कथन रॉटरडैम कन्वेंशन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों हेतु पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया का कन्वेंशन है। कथन 3 कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए संधि है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है अपने उद्देश्य के साथ। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया डी तो बिल्कुल सही बात है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेसल कन्वेंशन कब आया था तो बेसल कन्वेंशन 1992 में आया था। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं भी कभी भी आपको हायरार्की में लगाने के लिए दे सकता है कि उनके डेट के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो आपको याद होना चाहिए। तो बेसल कन्वेंशन कब आया था, 1992 में आया था। इसका उद्देश्य ये था जो LDC कंट्री है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वहाँ पर सुरक्षित कचरे का निपटान। आपको पता होगा कि जो भी विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में ले जाकर कचरे को डंप करते हैं, तो उस कचरे को दोनों मतलब विकासशील जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, विकासशील जो देश है वो उन कचरे का उपयोग भी करता है रिसाइकिल करके। जैसे कि हमारे वहाँ कंप्यूटर का रिसाइकिल करके उपयोग किया जाता है, तो ये खतरनाक होता है ना, इसमें लेड और अन्य हार्मफुल मटेरियल पाए जाते हैं। तो इनका जो हम मतलब डंप करते हैं जो विकसित देश विकासशील में, उसको सुरक्षित रूप से निपटारा किया जाए उनका, इसलिए है ये कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन तो कब आया था, 1992 में आया था। अगर रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो ये कब आया था। रॉटरडैम कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये देखिए कीटनाशकों से संबंधित है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये 2004 में आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो कुछ ये विवरण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। कथन 1 कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, कथन 2 कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कथन 3 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, कथन 4 कह रहा है एयर इंडिया। तो इनको इनके स्थापना दिवस के हिसाब से अरेंज करना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें देखें सबसे पुराना कौन सा था, एयर इंडिया है। JRD टाटा ने इसको 1932 में स्थापित किया था। 1932 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर मतलब पहले ये होगा, तो हमारा B और D कैंसिल हो जाता है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना अगर देखें तो ये 1956 में हुई थी, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना। अगर इसका देखें भारतीय औद्योगिक विकास संगठन विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1964 में। और SBI की स्थापना कब होती है, SBI की स्थापना होती है 1955 में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे निकल जाता है A। जिन लोगों ने A लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हो वही विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1932 में। रतन टाटा JRD टाटा ने इसकी स्थापना किया था और फिर बाद में इसका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, तो भारतीय नेशनल हो गया। और स्टेट बैंक की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को शुरू किया गया था और सरकार ने 1955 में क्या किया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक किया। कितना शेयर था, 60% शेयर था। उसी का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया बाद में। अगला कथन देखें इसमें थे, तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। और इसका आप देख लेंगे किसका, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना IFCI की स्थापना कब होती है, 1948 में। यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना 1948 में होती है। तो ये सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अन्य भी दिए हुए हैं, IDBI के दिया हुआ है। IDBI की स्थापना कब होती है, 1964 में। ICICI की स्थापना कब होती है, तो 1955 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय पनडुब्बी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इस योजना में वर्ष 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण करना है।
कथन 2 कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 इस योजना का हिस्सा है। कथन 3 कह रहा है कि INS अरिहंत और INS अरिघाट इस योजना के तहत कमीशन की गई पनडुब्बियों परमाणु संचालित पनडुब्बी हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है बिल्कुल सही बात है। देखिए हुआ क्या है, जून 1999 में मतलब CCS ने कमेटी ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं, कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने क्या किया गया था, 1999 में 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना को मंजूरी दिया था। और इसमें क्या किया गया था, 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण शामिल किए गए थे कि इसके अंतर्गत 24 पारंपरिक जो पनडुब्बियाँ हैं उनको, ट्रेडिशनल जो पनडुब्बी उनको निर्माण किया जाएगा। 2007 में क्या किया गया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया शुरू किया गया और इसके माध्यम से 30 वर्षीय योजना का ये भी हिस्सा ही है। और इसके अंतर्गत P75 इंडिया और P75 को सफल बनाने के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया और इस पर आधारित कलवरी वर्ग की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, जो कि कौन कर रहा है, माझगांव डॉक लिमिटेड कर रहा है, द्वारा किया जा रहा है। और वर्ष 2021 मार्च 2021 में तीसरी पनडुब्बी इसके द्वारा INS करंज को कमीशन किया गया था। तो ये जब कमीशन किया गया था तो आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, मार्च के समय में काफ़ी ज़्यादा INS करंज काफ़ी न्यूज़ में था। अगर अन्य चीज़ें देखें इसमें से, तो भारत में बनने वाले 24 पनडुब्बियों में से 6 कौन सी हैं, परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली थी। ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के पास कितनी यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियाँ हैं, बताइए। इस समय भारत के पास केवल एकमात्र पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है, वो है अरिहंत। यहाँ पे INS अरिहंत। अगर अरिहंत INS अरिघाट की बात करें तो ये अभी आने वाली है। ये किससे संबंधित है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है ये, और ये जल्द ही इसको कमीशन किया जाएगा अरिघाट को। अगर अन्य चीज़ें देखें तो INS चक्रा भी एक किस पे है, परमाणु पनडुब्बी है, लेकिन ये लीज पे लिया गया रसिया से, और ऐसा माना जा रहा है कि इसको वो रसिया वापस ले जाएगा अब जल्द ही, या वापस कर दिया जाएगा किसको, INS चक्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉकिंग बुद्धा। वॉकिंग बुद्धा की मूर्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि वॉकिंग बुद्धा की मूर्तियों में या तो आत्मज्ञान प्राप्त करने या उपदेश देने के बाद लौटते हुए को दर्शाया गया है। कथन 2 कह रहा है कि यह बुद्ध मुद्राओं में सबसे आम है और यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। तो बताइए कहाँ प्रचलित है, आपको ये बताना है। क्या दोनों कथन में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देखें तो वॉकिंग बुद्धा की मूर्ति जो है ये आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ज्ञान दे के जो बुद्ध लौट रहे थे उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए पहला कथन तो यहाँ सही है। दूसरा कथन देखें तो बुद्ध मुद्राओं में सबसे आम है, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। ऐसे में हो गया सभी दक्षिण पूर्व एशिया कंट्री में हो गया, नहीं सभी दक्षिण पूर्व एशिया कंट्री में सम्मिलित नहीं है ये मुख्य रूप से थाईलैंड में प्रचलित है। इसलिए हमारा 2 गलत हो गया, 2 ही हमारा आंसर निकले, क्योंकि गलत पूछा हुआ था, 2 गलत है। 20 का आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बुद्ध की मूर्तियाँ होती हैं जो वॉकिंग बुद्धा कहते हैं, इसको चल रहे हैं बुद्ध, उस तरह का दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थानों के रूप में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना करना है। कथन 2 कह रहा है कि इसमें बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए आवश्यक बांडों और डेरिवेटिव बाजारों का विकास करना है। कथन 3 कह रहा है यह भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेश आकर्षित करने का भी प्रयास करेगा। तो बताइए क्या ये भारत की जो भी परियोजनाएं हैं बाहर हो रही हैं, भारत के बाहर, उनके लिए बुनियादी ढांचा के लिए निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें ये हमारे यहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उद्देश्य से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे में हमारा आंसर डी हो जाता है। कैसे ये सही है, देखिए हमारे वहाँ देखेंगे आप तो कई बार होता है वित्त के अभाव के कारण जो भी डेवलपमेंट है वो रुक जाते हैं और उनमें डिले होता है, और डिले होने की वजह से उनके रेट जो होते हैं खर्चे उन पर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, और इस तरह से देखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगा।
सतत आर्थिक विकास को एक तरह से ये आगे सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम के माध्यम से क्या होगा, संस्थान विकासात्मक उद्देश्यों में भारत में या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों या नियामकों, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उनका, या वित्तीय संस्थानों या संस्थागत निवेशों या ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजारों सहित भारत में दीर्घकाल में नॉन रिकोर्स और संरचना वित्तीयों का समर्थन करेगा। लंबे समय की जो भी परियोजनाएं हैं उनके सपोर्ट करेगा ये एक तरह से। इस संस्था का वित्तीय उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना है। तो ये कुछ विवरण थे, इसके बारे में बस याद रखिएगा। और ये भारत के जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उनको सपोर्ट करेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारतीय क्षेत्र के बाहर उद्गमित होती हैं। कथन 1 कह रहा ब्रह्मपुत्र, 2 कह रहा सतलुज, 3 कह रहा रावी, 4 कह रहा ब्यास। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो भारत क्षेत्र से बाहर उनका उद्गम स्रोत है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है 1 और 2 ब्रह्मपुत्र और सतलुज, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे उद्गम स्रोत है, अब देखेंगे चिमांगडुंग, इसका थोड़ा प्रोनाउंस है चिमांगडुंग, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, तिब्बत में स्थित है, वहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। उद्गम स्रोत वहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का। सतलुज की बात करें, सतलुज का कहाँ पे उद्गम स्रोत, ये राक्षस ताल देखेंगे वहाँ पे तिब्बत में स्थित है, वहाँ से ये होता है। ये दोनों भारत के बाहर होते हैं। लेकिन रावी और ब्यास की बात करें तो रावी का होता है कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से शुरू होता है, और ब्यास ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। तो दोनों भारत में, 3 और 4 भारत में, लेकिन 1 और 2 भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो वही विवरण दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग देश में कृषि भूमि जोत के आकार पर डेटा एकत्र करने के लिए हर 5 वर्ष में कृषि गणना आयोजन करता है, एग्रीकल्चर सेंसस आयोजित करता है। ये कह रहा है पहला कथन। कथन 2 कह रहा है कृषि गणना के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार परिचालन जोतों का औसत आकार 1970-71 से 2015-16 तक बढ़ गया है। जो भी किसानों की औसत जोत है, एक किसान की औसत क्षेत्र कितने बड़े क्षेत्र है, उसका जो आकार है वो लगातार बढ़ता गया है। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक घटनाओं या आपदाओं के वर्षों को छोड़कर देश में कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता आमतौर पर बढ़ी है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग जो है कृषि भूमि जोतों के आकार पर डेटा एकत्र करता है हर 5 वर्ष में, तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग हर 5 वर्ष में सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस करवाता है और उसके माध्यम से किसानों की जो जोत है, खेत है, उनके आकारों का औसत निकालता है कि देखता है कि किस तरह का बदलाव उनमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहला जो दूसरा कथन यहाँ पे कह रहा है कि औसत आकार बढ़े हैं, तो आप खुद आइडिया लगाएंगे, अपने आसपास के रीजन को ध्यान देंगे तो उनमें क्या हुआ, पहले एक भाई थे अकेले, किसी के पिताजी अकेले थे तो उनका इतना बड़ा क्षेत्र था, लेकिन अब उनके 4 बच्चे हो गए तो ऐसे 4 टुकड़े में हो गया। अब उसके आकार छोटे हो गए, तो औसत जो आकार हैं वो छोटे हुए, बढ़े हैं नहीं है, घटे हैं। इसलिए हमारा दूसरा गलत हो जाता, जो कि कह रहा बढ़े हैं। और तीसरा देखें अगर यहाँ पे, प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के वर्षों को छोड़ के देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए किसान पहले क्या होता है, बड़ा क्षेत्र रहता तो थोड़ा बहुत वैसे ही काम करके काम चला लेता, लेकिन अब छोटे हो गए तो उसको छोटे ही खेत में ज़्यादा उत्पादन करना है, तो हर तरह का टेक्नोलॉजी यूज करके, हर तरह का उर्वरक यूज करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ गई। अब मान लीजिए पहले पूरे खेत में 6 kg होता था, लेकिन अब एक आदमी केवल 2 kg उत्पादन करता है, तो ऐसे में क्या होगा 8 kg, तो 2 kg वृद्धि हो गई ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर जो भी उसके 4 भाई थे, अब सभी लोग मिल करके अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एकदम ध्यान दे रहे हैं उस खेतों को, क्योंकि छोटा क्षेत्र है, आसानी से उस पर फोकस कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूस दोनों बढ़ गए इसकी। चलिए यहाँ पे कुछ विवरण दिए हुए, वही विवरण दिए हुए आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटी हेल गन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने आपसे पूछा था एंटी हेल गन का उपयोग सबसे पहले परीक्षण कहाँ किया गया है अभी जल्द ही भारत में, कौन से राज्य ने किया है, उसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि एंटी हेल गन एक मशीन है जो बादल में ओले के विकास को बाधित करती है। कथन 2 कह रहा है कि यह मशीन जो है शॉक वेव उत्पन्न करती है जो ध्वनि की गति से तेज चलती है।
और बादलों की जल की बूंदों को ओला बनने से रोकती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही बात है। देखिए एंटी हेल गन जो है ये क्या करता है, एक तरह का शॉक वेव रिलीज करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हवाएं ऊपर जा रही हैं जलवाष्प को लेकर के और इतनी ऊंचाई ले जाती हैं वो गोले के रूप में बन जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर हवाएं उनको ऊपर भेज देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये उन पर लेयर बाई लेयर बन जाता है, काफ़ी आकार इनका बढ़ जाता है। अब फिर इनका इतना ज़्यादा वजन बढ़ जाता है कि इसको दोबारा हवाएं ऊपर नहीं ले जा पाती, फिर नीचे गिरने लगते हैं। अब इनके गिरने से आप देखेंगे कि बहुत सारी फसलें नुकसान हो जाती हैं, बहुत सारे गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, या फिर जो भी मिरर वाली चीज़ें हैं वो नुकसान हो जाती हैं। बहुत सारे नुकसान देखने के लिए मिलते हैं इससे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, आप इसको बताना है कौन से राज्य में इसको प्रैक्टिस वो किया जा रहा है। अभी इसका टेस्ट ट्रायल किया गया है कौन से राज्य में, आपको ये बताना है। तो इसमें सही आंसर हो गया हमारा सी। तो इसमें शॉक वेव रिलीज करके ये जो दोबारा ऊपर जा रहा था उसको रोक दिया जाएगा, या फिर इनको जो दोबारा वो ऊपर जा करके इनकी जो तीव्रता थी वो बढ़ाने की आकार बढ़ने की तीव्रता थी वो घट जाएगी और फिर आसानी से वो बारिश के बूंदों के रूप में गिर जाएंगे नीचे। तो किसी तरह का हार्मफुल मतलब नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, फसलें नुकसान नहीं होंगी, जिससे किसान को कम नुकसान होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है आपने आंसर राइट कर दिया होगा, लिख दिया होगा नीचे। हिमाचल प्रदेश सरकार है अभी इसके विकास शुरू किया है, ये स्वदेशी रूप से विकसित है और इसका परीक्षण शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कुछ इस तरीके से गन दिखता है और ये शॉक वेव रिलीज करता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि अमोनिया मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए किडनी द्वारा स्रावित होता है। कथन दो कह रहा है कि अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और मिट्टी और हवा में पाया जाता है। कथन तीन कह रहा है अमोनिया उर्वरकों के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, दुनिया भर में उत्पादित सबसे बड़ी मात्रा में सिंथेटिक रसायनों में से एक है। कौन? अमोनिया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन के बारे में हम समझें तो अमोनिया जो है मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए किडनी द्वारा स्रावित होता है, तो ये सही बात है। दूसरा देखें तो अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से ऐसे तत्व हैं जो जल में सबसे तेज़ी से घुलनशील हैं, तो अमोनिया वहाँ बता सकते हैं। और ये मिट्टी हवा दोनों में मौजूद होता है। अभी आपने दिल्ली में यमुना में देखा होगा तो अमोनिया को जैसे वहाँ पे काफ़ी झाग देखने के लिए मिल रहा था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट करने की बात की है। किसके? जो साबुन होते हैं और हमारे वहाँ जो सर्फ यूज होते हैं उनके स्टैंडर्ड फिक्स करने की बात की है। इससे क्या होगा, अमोनिया हमारे वहाँ जल स्रोतों में नहीं बहेंगे और जो यमुना में यहाँ पे अमोनिया की जो मात्रा बढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही थी उस पर भी नियंत्रण लगेगा, ऐसा माना जाता है। हरियाणा और यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है दिल्ली का, उन रीजनों में कृषि किया जाता है, तो वहाँ पे जो अत्यधिक उर्वरक यूज करते हैं किसान, तो उसका भी इफेक्ट इस पर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फिलहाल अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पे अगला कथन देखते हैं। अमोनिया उर्वरकों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में उत्पादन जो रासायनिक सिंथेटिक रसायन है उनमें इसका लगभग 80% यूज होता है। जो उर्वरक होता है हमारे वहाँ अमोनिया के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, उसका 80% इसी से उत्पादन होता है। उर्वरक उत्पादन में अमोनिया का उपयोग होता है 80%, और अन्य का उपयोग किस में होता है? फॉर्मल्डिहाइड के उत्पादन में इनका अमोनिया का उपयोग होता है अन्य में, लेकिन 80% जो अमोनिया है वो किस में यूज होता है? सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग में। उम्मीद है आपको अभी याद आ रहा होगा नैनो यूरिया किस संस्था ने हमारे वहाँ डेवलप किया था। नैनो यूरिया आप रिवाइज आपको याद आ रहा हो तो नीचे जरूर बताइएगा कि नैनो यूरिया किस संस्था ने भारत के डेवलप किया। वो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, पूरे विश्व में पहला नैनो यूरिया भारत में डेवलप किया गया था। किस संस्था ने किया था वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन 138 और 182 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 2017 या 18 में UPSC ने पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। कथन ए कह रहा है महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन। कथन बी कह रहा है महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा। कथन सी कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक। और डी कह रहा है बाल श्रम। तो बताइए कन्वेंशन 138 और 182 का संबंध किससे है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सेम यही क्वेश्चन था 2018 में UPSC ने पूछा था। इसका आंसर डी था, बाल श्रम से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है आप बताइए।
इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे वहाँ कारखाने हैं, खतरनाक कारखाने जहाँ पे हार्मफुल चीज़ें रिलीज होती हैं, वहाँ पे बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित करना, ताकि वहाँ पे बच्चे काम ना कर पाएँ। उसी के लिए ये था, ILO कन्वेंशन था, भारत ने इसको सिग्नेचर कर दिया 2017 में। तो 18 में यूपीएससी ने पूछ लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलावृष्टि हेल स्टोन के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है ओले कपासी वर्षा मेघ द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो कपासी मेघ आमतौर पर बृहद और काले होते हैं। कथन 2 कह रहा है ओले तब बनते हैं जब हवाएं जल की बूंदों को इतना ऊंचाई तक उड़ा ले जाती हैं कि वे बर्फ के रूप में जम जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले ही क्वेश्चन में हेल के बारे में बताया था, जो हिमाचल प्रदेश में किया गया है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने यूज किया होगा तो उस चीज़ से समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे देखेंगे कपासी मेघ जो उत्पन्न होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही आंसर है। यहाँ पे देखेंगे फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक स्ट्रोम है, वो क्या करता है यहाँ से जलवाष्प को ऊपर लेके जाता है, फिर जमता है, फिर नीचे आता है, लेकिन फिर से दोबारा उसको घुमा के ऊपर लेके जाता है। ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि इनके देखिए यहाँ पे छोटे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते आते वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको नीचे आने में जो पिघल भी जाए तभी उनका आकार अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, एक तरह का ओला होता है, बड़े बड़े गेंद के रूप में होते हैं और इससे फसलें नुकसान हो जाती हैं। अनेकों प्रकार के हार्मफुल मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं, नुकसान के अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसको रोकने के लिए अभी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक परियोजना चालू की थी। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए खूब ऊंचाई पे, ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया, फिर वहाँ पे बर्फ़ के गोले में नीचे धीरे धीरे आएगा तो उस पर अलग अलग लेयर बनते चले जाएंगे जैसे ठंडा होगा। फिर लेकिन एक समय के बाद जब नीचे आएगा तो ये घर्षण, पृथ्वी घर्षण कर पिघलते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका आकार एक निश्चित स्तर पर बना रहेगा, जो कि किसी के सर पर गिर जाए तो सर फोड़ दे। इस तरीके का होता है ओलावृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इको लोकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 कह रहा है इको लोकेशन द्वारा दूर और अदृश्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है प्रक्रिया है, मतलब दूर की वस्तुएं और अदृश्य जो आप देख नहीं पा रहे हैं उनका पता लगाने की एक प्रक्रिया है। कथन 2 कह रहा है यह तकनीक प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। कथन 3 कह रहा है केवल जानवर ही इको लोकेशन का अनुकूल रूप से उपयोग अनुकूल होते हैं, इनके उपयोग के लिए, इको लोकेशन को उपयोग के लिए अनुकूल होते हैं केवल जानवर। ये तीसरा कथन कह रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अभी ये न्यूज में क्यों था, यूके का हरडम विश्वविद्यालय है, उसने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया था और कुछ नई चीज़ें बताया, इसलिए न्यूज में था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये लगाया था बिल्कुल सही बात है। पता है आपको दुनिया में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, उनको दिखता नहीं आँखों से। अब दिखता नहीं है तो उनको भी चलने में तो प्रॉब्लम होती है, बहुत बार गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका। इससे बचने के लिए यूके की जो हरडम विश्वविद्यालय है उसने क्या कहा कि इसका उपयोग अगर हम कह रहे हैं इको लोकेशन का उपयोग जो नेत्रहीन लोग हैं वो लोग उपयोग करें तो उनको दिखाई दे सकता है, वो चीज़ों को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आप बताइए। देखिए चमगादड़ आप देखे होंगे, डॉल्फिन के बारे में सुने होंगे, यहाँ तक कि वेल है जो, वो भी ये सारे क्या करते हैं, यूज करते हैं इसका इको लोकेशन का। अब आपने देखा होगा सोनार के बारे में सुना होगा। सोनार में क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक तरह का साउंड रिलीज करती है मछलियाँ। और कौन मछलियाँ, डॉल्फिन। और फिर ये टकरा करके सामने कोई वस्तु है, टकरा करके उसके पोजीशन कितना बड़ा है, कितनी दूरी पे है, ये चीज़, उसका आकार कितना बड़ा है, कितनी तेज़ी से हमारे पास आ रहा है हमारे तरफ, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड कर देती हैं किसको, इन सारे जीवों को। इसी को इको लोकेशन कहते हैं। तो इस संस्था ने क्या कहा कि ये जो भी लोग नेत्रहीन हैं इनके लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और वो लोग इसके माध्यम से चीज़ों को समझ पाएंगे, कितनी दूरी पे है, आसानी से चल पाएंगे, कौन सा जगह चलने लायक है, वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो इस पे रिसर्च करने की बात की है कौन, यूके के हरडम विश्वविद्यालय ने, वहाँ के शोधकर्ताओं ने। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बस इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे समझने की, इतना समझ गया काफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब उसमें आगे रिसर्च और होगा तो आपको और विस्तृत रूप से इसको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सीबर 2 मिशन किससे संबंधित है। ए कह रहा है शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय रसायन विज्ञान का अध्ययन करना।
कथन बी कह रहा है कि मंगल ग्रह के पर्यावरण का अध्ययन करना और अतीत एवं वर्तमान जीवन के रूपों का साक्ष्य खोजना है मंगल ग्रह के। कथन सी कह रहा है कि सुपरनोवा अवशेषों का अध्ययन करना। कथन डी कह रहा है ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करने से संबंधित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करने से संबंधित, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करने से संबंधित क्या है, 2009 में नासा ने परिछापी रॉकेट नाम से एक मिशन शुरू किया था। ये उसका वित्तपोषित है नासा के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या था, तारों की गणना करना था। अब पहले वाले में सीवर फर्स्ट में क्या किया गया था, गणना तो कर लिया गया था, लेकिन सीवर सेकंड में क्या किया जाएगा, जो छूट गए थे या फिर जो अतिरिक्त तारे हैं उनकी गणना की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ, परिछापी हमने बोल दिया तो परिज्ञापी है। परिज्ञापी रॉकेट के माध्यम से 2009 में लॉन्च किया गया। तो परिज्ञापी रॉकेट लॉन्चर श्रृंखला की नवीन वर्जन है सीवर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दूसरा वर्जन है उसका, ये अगला स्टेप है। पहले में गणना कर दिए गए थे, दूसरे में। और ये क्या करेगा, कथन में यूपीएससी ने दे दिया कि सिर्फ तारों की गणना करे, तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ तारों की नहीं गणना करेगा, एक्स्ट्रा जो गैलेक्टिक है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट का भी अध्ययन करेगा। कितनी प्रकाश अतिरिक्त आ रही हैं हमारे गैलेक्सी में, उसका भी अध्ययन करेगा, उसके बारे में पता करेगा। और ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश का भी अध्ययन करेगा, लगभग उसका भी पता लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 1 दिया हुआ काला सागर, 2 दिया है इजियन सागर, 3 दिया डार्डेनेल्स सागर जल डमरूमत डार्डेनेस स्टेट, 4 दिया हुआ है मरमरा सागर। तो बताइए, इसको अरेंज कीजिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें तो ब्लैक सी कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक सी हो गया। फिर अगर देखें हम यहाँ पे सी ऑफ मरमरा, तो जस्ट इसके सटे हुए है सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे मरमरा कर लीजिए। अगर फिर हम देखें डार्डनल जो स्टेट है, ये थोड़ा सा यहीं पे है इस रीजन में, तो इसको कहते हैं डार्डनल स्टेट। और फिर एजियन सी देखें, एजियन सी यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ है, एजियन सी इस रीजन में, एजियन सी इसको कहते हैं। अब इसको आप अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्लैक सी आएगा। फिर कौन सा आएगा बताइए, सी ऑफ मरमरा आएगा। जैसे कि हमने यहाँ मरमरा सी यूज किया था, तो सी ऑफ मरमरा आ जाएगा। 1 और 4 किस में है, 1 4 ए में है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अब बात करें यहाँ पे कुछ अन्य विवरण की, तो आप यहाँ पे पूछें आपसे, अगर ब्लैक सी के से कितनी कंट्री टच करती हैं, कितने देशों की बाउंड्री टच करती है ब्लैक सी से, तो बताइए। देखिए 6 देशों की बाउंड्री टच करती है ब्लैक सी से। वो कौन कौन से देश हैं, तो सबसे ऊपर है यूक्रेन, फिर रूस है, फिर उसके बाद कौन सा है, जॉर्जिया आता है, फिर कौन सा आता है, फिर टर्की आता है, यहाँ पे टर्की दिया हुआ है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, फिर बुल्गारिया आता है, यहाँ पे बुल्गारिया दिया, फिर रोमानिया आता है। ये 6 कंट्री हो गए। अगर हम आपसे कहें कि मरमरा सागर जो है वो कौन सी कंट्री में सीमा टच करती है मरमरा सी से, तो आपको आंसर होगा केवल टर्की। केवल टर्की की सीमा मरमरा सी से टच करती है और कोई किसी देश की सीमा टच नहीं करती है। फिर अगर हम करें डार्डेनल्स स्टेट का, यहाँ पे डार्डेनल्स स्टेट है जस्ट यहीं पे इसी रीजन में, इसकी सीमा इसकी भी केवल टर्की से टच करती है। अब देखें एजियन सी की बात करें तो किससे टच करती है, 5 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा टच करती है एजियन सी से। वो कौन कौन से हैं, ग्रीस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीस। फिर उसके बाद टर्की, यहाँ पे टर्की देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद देखें तो नॉर्थ मैसेडोनिया की सीमा टच करती है इससे। फिर सर्बिया की सीमा टच करती है। फिर बुल्गारिया की सीमा करती है एजियन सी से टच करती है। कुछ ये विवरण थे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार किसी सदस्य को यदि कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है तो वह सदन की सदस्यता खो देगा। सजा की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। सजा की अवधि के लिए वो अयोग्य घोषित रहेगा। उस अवधि के बाद भी मतलब जो व्यक्ति है उस अवधि के बाद 6 साल के लिए अयोग्य घोषित रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हो गई, फिर 5 साल तक तो अयोग्य रहेगा, फिर उसके बाद 6 साल और अयोग्य रहेगा। मतलब ऐसे में वो 11 साल बेचारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये पहला कथन कह रहा है कि ये संविधान के अनुसार दिया गया है विवरण। कथन 2 कह रहा है, पेड न्यूज़ को चुनावी
अपराध बनाने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने की आवश्यकता है या होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया होगा इसमें केवल एक तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका गलत है। ये संविधान के अनुसार नहीं प्रोविज़न दिया हुआ। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक मामले में ये बताया था कि जिन व्यक्तियों को अगर 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो वो 6 साल तक, उनकी सज़ा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य रहेंगे। तो ऐसे में अगर देखें तो मिनिमम किसी को 2 साल की सज़ा होती है और 6 साल और 8 साल तक वो सत्ता में नहीं आ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये संविधान का प्रोविज़न नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया इनोवेशन है। और दूसरे कथन देखा पेड न्यूज़ के संबंध में अपराध बनाने के लिए इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही बात है। अभी क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, क्या रिकमेंड किया था, पेड न्यूज़ पे और जो झूठा हलफनामा देते हैं, आपको पता होगा इलेक्शन से पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर उसमें किसी ने गलत चीज़ें भर दिया है तो उसके लिए सज़ा को 2 वर्ष किया जाए। क्यों 2 वर्ष किया जाए, आप समझ ही गए होंगे। अगर 2 वर्ष की सज़ा होती तो 6 वर्ष अगला भी गया उनका, तो 8 वर्ष हो गया। 2 बार बेचारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो सब, तो फिर वो कितने भी बड़े अपने तुर्रम खाम हो सत्ता में तो नहीं आ सकते। 2 बार अगर गायब हो गए तो ऐसे में 10 साल वो सत्ता से बाहर रहने के बाद हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी ये बढ़िया है इनिशिएटिव। आपको पता होगा कि इस बार लोकसभा में सबसे ज़्यादा अपराधी आए हुए हैं। इन अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था, कोई भी अगर झूठा हलफनामा देता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे वहाँ इलेक्शन कमीशन का एक इनोवेशन लाया गया था। वो क्या चीज़ था, अगर आप अपराधी हैं और चुनाव में लड़ रहे हैं तो आपके अपराधों के विवरण जो भी आपके लोकल न्यूज़ है उसमें 3 न्यूज़पेपर में छापना है और गवर्नमेंट की वेबसाइटों पे भी उसके बारे में देना है विवरण। तो चलिए ये कुछ विवरण थे, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। इस सेट में आपने जितना भी सही किया उसके बारे में जरूर बताइएगा। ये सेट पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।